यहाँ पर हम बात करेंगे साल्ट के बारे में, यूजेस ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स के यूजेस क्या होते हैं? सबसे पहला ये कैल्शियम ऑक्साइड जो सा होता है ना, वो ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ड्राइंग एजेंट क्या होता है? ये किसी भी कंपाउंड में, हमने पीछे पढ़ा था कि ड्राइंग एजेंट फॉर केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि जो उनसे लैब्स में जो उनसे केमिकल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, इसके अंदर 10H2O होते हैं, 10 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के। इन पानी को एब्जॉर्ब करता है, ये करता है जब हम किसी सब्सटेंस में डालते हैं कि जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? यानी कि किसी भी कंपाउंड के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स का लगना, ठीक है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये उसको क्रिस्टल फॉर्म में मदद देता है, उसका कलर भी बरकरार रखता है, यानी 10H2O, ठीक है ना। इसको अब्जॉर्ब करता है। जैसे ही हम ये ऑक्सीडाइज ड्राइंग एजेंट डालेंगे ना, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या करेगा, ये 10H2O को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी रह जाए कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। फॉर गैसेज एंड अल्कोहल्स, गैसेज में भी और अल्कोहल्स में भी। इन स्टील मेकिंग, स्टील मेकिंग में यानी कि स्टील की तैयारी में ये अल्कोहल और गैसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर वेपर, वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, पानी की ट्रीटमेंट के लिए। एंड अदर केमिकल्स लाइक स्लैकेड लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है ना। स्लैकेड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम कपड़े वगैरह धोते हैं, कैल्शियम कार्बाइड CaC, कैल्शियम कार्बाइड होता है ना वो। इन सारों की तैयारी में इस्तेमाल हो ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल इन स्टील मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये, गैसेस में, अल्कोहल्स में। वाटर ट्रीटमेंट की पानी की ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, और अदर दूसरे केमिकल्स की ये तैयारी में भी इस्तेमाल होता है ये दूसरे केमिकल्स। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड CaC, कैल्शियम, स्मॉल a कैल्शियम, और बड़ा वाला C कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में ये इस्तेमाल होता है। प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर की प्योरिफिकेशन में भी ये इस्तेमाल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH, इन दोनों को कहते हैं हम इकट्ठे, जब इनका सोल्यूशन बनाते हैं हम इसे सोडा लाइम कहते हैं। इज यूज्ड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH को जैसे हम मिलाएंगे तो ये सोडा लाइम बन जाएगा। सोडा लाइम जो सा होता है इसे हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कि पानी से, हवा के वेपर्स, पानी के वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के लिए। यानी कि पानी में, हवा में वाटर वेपर्स भी होते हैं, आपको पता है, इवेपोरेशन के ज़रिए ज़मीन से बुखारात पानी के उठते हैं ऊपर की तरफ, जो कि हवा में शामिल हो जाते हैं सूरज की शुआओं के ज़रिए। और कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी मौजूद होती है हवा के अंदर, क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस कह रहा हूँ, हम खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। और भी बहुत से अवामिल हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होती है, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को निकालने के लिए सोडा लाइम इस्तेमाल। सोडा लाइम इज यूज्ड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। फिर उसके बाद आ गया जिप्सम, ये फर्टिलाइजर होता है। ये जिप्सम क्या होता है? ये फर्टिलाइजर है। कैल्शियम सल्फेट H2O, ये है जिसका, जिसे हम कहते हैं ना, वो केमिकल फॉर्मूला सिंबल इसका जिप्सम का वो ये है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। फिर इसी तरीके से प्लास्टिक फॉर पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है यहाँ पर। जिप्सम जो सा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज, जिसे हम स्टैचूज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कली, रंग वगैरह, रंग रोगन में भी इस्तेमाल होता है। कास्ट्स वगैरह में भी, स्टैचूज वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र, या एज अ फर्टिलाइज़र प्लांट्स की ग्रोथ, पौधों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये जिप्सम। फिर उसके बाद ये फ्लिंट ग्लास, ठीक है,
जिप्सम जो सा ये फ्लिंट ग्लास में भी इस्तेमाल होता है। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये प्लस प्लाडियम, इन दोनों को जब आप आपस में मिलाते हैं तो ये फ्लिंट ग्लास बनता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस प्लाडियम, प्लाडियम, प्लाडियम नहीं लेड, इनमें प्लाडियम लिखी हुई है, ठीक है, लेड है ये, लेड, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं फ्लिंट ग्लास, ठीक है। फ्लिंट ग्लास की तैयारी में इस्तेमाल होता है ये, फ्लिंट ग्लास की तैयारी में इस्तेमाल होता है ये एक, ठीक है ना। और फिर एक पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट की तैयारी में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र की तैयारी में इस्तेमाल होता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए भी, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो उनसे होते हैं वो कौन से होते हैं, हमने पीछे पढ़ा है कि एसिड बेस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये फर्टिलाइज़र में भी इस्तेमाल होता है जिप्सम, जिप्सम बहुत मशहूर फर्टिलाइज़र है जिप्सम जिप्सम जो उनसी है बहुत मशहूर है ये। पोटाशियम नाइट्रेट की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। फ्लिंट ग्लास की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ठीक है ना, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस लेड का बना होता है, इनके मिक्सचर का बना होता है, ठीक है। और इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 10th की फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है फ्लिंट ग्लास का। पोटाशियम नाइट्रेट है, ठीक है ना, ये इसकी भी तैयारी में इस्तेमाल होता है। ये एक साल्ट है। फर्टिलाइज़र की तैयारी में ये फर्टिलाइज़र भी है ये, ठीक है ना, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में मदद देता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ा है कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है जिसमें साल्ट प्लस वाटर बनते हैं। एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। मिसाल के तौर पर HCl है, HCl जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, आपको पता है कि यहाँ पर ये -1 है, इसका क्या है +1 है, तो ये -1 जो सा है ये +1 के साथ जाके मिलेगा, यानी कि जो सा मेटलिक आयन है वो नॉन मेटलिक के साथ जाके मिलेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर इसी तरीके से जो सा ये वाटर है H+, ये OH नेगेटिव के साथ जाके मिल जाएगा। को पता है ना, मेटलिक और नॉन मेटलिक ये आपस में ज़्यादा कशिश रखते हैं, इसलिए प्लस और नेगेटिव, मेटलिक और नॉन मेटलिक आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर H और OH के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर इसी तरीके से H2SO4 है, ये हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये ऐसे करेंगे कि Na है, आपको पता है कि Na, एक सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, एक सोडियम की वैलेंसी होती है +1, और यहाँ पर कितने सोडियम है, यहाँ पर सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, ठीक है ना। अब हम इसके दो आयंस लेंगे तब जाके ये सल्फेट के बराबर होंगे। ये लो, ये 2 आयंस ले लिए हमने, तो सोडियम के 2 आयंस लिए थे हमने, 2 एटम्स आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर सल्फेट आ गया जिसके ऊपर चार्ज कौन सा था, -2। अब उसके बाद यहाँ पर 2 H ये हैं और 2 H ये हैं, यानी कि 4 H हैं। ये लो, 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन है, 2 एकम 2। ये देखिए जिसका कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, 2 एकम 2, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन भी आ गए, ये देखें 2 एकम 2। फिर इसी तरीके से CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, ये जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या हमें बनता है, ये एसिटिक आयन जो उनसा है ना, ये एसिटिक आयन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ये जो सा एसिटिक आयन है ये इस सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, आपको पता है कि ये एसिटिक आयन है, एसिटिक आयन जो सा है ये नॉन मेटल है, जबकि सोडियम जो सा है ये मेटल है। यहाँ पर एक नॉन आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, और फिर इसके जो सा ये H है ये OH के साथ जाए बॉन्ड बनाएगा, ऐसे करके H2O बन जाएगा। फिर अब हम आगे बात करते हैं योर टीयर्स। आगे छोटा सा डब्बा बना हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि तो आपके टीयर्स जोन से होते हैं और आपका ब्लड जोन सा होता है और आपका पसीना जोन सा होता है वो नमकीन क्यों होता है, क्योंकि जब हम सालन वगैरह खाते हैं उसके अंदर नमक वगैरह हम रोज़ाना खा रहे होते हैं, कभी चाट में मिला है, कभी उसमें मिला है, क्या नाम है, हमारे सालन वगैरह में बना है, जिसकी वजह से हमारे जो से आंसू हैं, ब्लड है, टेस्ट ऑफ ब्लड है, ब्लड का टेस्ट और पर्सपिरेशन पसीना जो उनसा है वो क्या हो जाता है, नमकीन हो जाता है।
बिकॉज यू ईट कॉमन साल्ट एवरी डे, हर दिन आप साल्ट खा रहे हैं। रैदर योर बॉडी कंटेन्स अदर साल्ट्स गिव साल्टी टेस्ट टू योर टीयर्स परस्पिरेशन ब्लड, वही बात कर रहा है ये भी। पर प्रिजर्वेशन, ये भी एक डब्बा सा बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रिजर्वेशन इन फूड। हम प्रिजर्वेशन इन फूड में भी इस्तेमाल होते हैं, साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये खाने की खराबी को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स में इस्तेमाल होता है। आपने अक्सर देखा होगा मछली वगैरह के ऊपर ना वो नमक वगैरह लगा कर फ्रिज में रखते हैं, तो काफ़ी देर तक वो पड़ी रहती है, उसे कुछ नहीं होता। इसी तरीके से ये एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं नमकियात, चीनी, अल्कोहल और सिरका। यानी कि नमकियात, चीनी, अल्कोहल और सिरका जो उनसे हैं, ये मैन्युफैक्चर्स करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैक्टीरिया की अफजाइश को ख़त्म करते हैं ये बैक्टीरिया की अफजाइश को ख़त्म करते हैं ये बैक्टीरिया की अफजाइश को ख़त्म करते हैं। और गोश्त और मछली के लिए भी ये सिरका, अल्कोहल, चीनी, नमकियात, गोश्त और मछली पर जब आप ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो गोश्त काफ़ी देर तक टिका रहता है, उसमें बदबू नहीं आती, ना ही मछली में। फिर इस तरीके से बैक्टीरिया की अफजाइश को भी यही चीज़ें रोकती हैं, ठीक है। इसको तैयारी मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स नमकियात और अल्कोहल। यहाँ पर अब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल क्या होता है। ये क्या करता है, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उनसे होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है। ये एंटी माइक्रोबियल का मतलब ये है कि ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, ठीक है, उनकी ग्रोथ को रोकता है, ठीक है ना, समझ आ गई। ये है प्रिजर्वेटिव्स इन फूड, एंटी माइक्रोबियल, यानी कि आप प्रॉपर्टीज़ रखते हैं ये चीज़ें जो उनसी। एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सेल में खराबी, यानी कि हमारे जो सेल्स हैं ना, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ये आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या होता है और एंटी माइक्रोबियल में क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी यही है कि ये जो उनसे सेल में मौजूद जो उनसे ख़तरनाक बैक्टीरिया जो उनसे आ जाते हैं, कभी कभी हमारी खुराक में शामिल होकर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, और सेल जो उनसे है, ये सेल है उसके साथ अटैच हो जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, उसको ख़त्म करता है। यानी कि सेल में मौजूद होने वाले नुकसान को नहीं होने देता। एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या होता है, सेल ऐसे 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 ये कंपाउंड्स होते हैं ये जो सेल में मौजूद होने वाला नुकसान, जो उनसे हमारे सेल्स में मौजूद होने वाला नुकसान, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बन रहे हैं या फिर जो उनसे पहले से मौजूद सेल्स हैं उनमें अगर कोई बीमारी लग जाती है, कोई अगर वो बैक्टीरिया आ जाता है उसको नुकसान पहुंचाता है सेल को, तो उस नुकसान पहुंचाने के अमल को ये तेज़ नहीं होने देता, ये ताख़ीर करता रहता ताकि वो वायरस जो उनसे हैं वो मर सके, ठीक है। ये ताख़ीर करता रहता है या फिर उसे वायरस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है ये, ठीक है, समझ आ गई। ये था हमारा ये एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी माइक्रोबियल जो उनसे हैं। ये सब्जियों वगैरह में पाए जाते हैं, फलों में, सब्जियों में, टमाटर ख़ास तौर पर, अदरक, लहसुन, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर सारा टॉपिक, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे एसिड रेन की, जो कि छोटा सा टॉपिक है। ओके, गुड बाय।